मैं जल्दी से खाना बनाओ ना, बहुत भूख लग रही है, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ बेटा, पापा को आने दो, फिर बनाती हूँ। घर में राशन नहीं है, पापा राशन लेकर आते ही होंगे। कुछ देर में विनोद उदास घर आता है और अपने उदास पति को देख लता बोलती है, क्या हुआ जी, आज भी पैसे नहीं मिले? मालिक ने कहा है कि वो अगले हफ्ते ही सैलरी देंगे। तुम एक काम करो, राशन की दुकान से थोड़ा सा राशन उधार ले आओ। जैसे ही सैलरी आएगी मैं कर्जा चुका दूंगा। माँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह पूजा अपनी माँ के साथ राशन की दुकान पर जाती है, जहाँ उधार का नाम सुनते ही राशन वाला भड़क उठता है। लता बहन, तुमने तो हद ही मचा दी है। हर महीने का ड्रामा है तुम्हारा। कभी भी तुम्हारे पति को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, उधार ले जाती हो और किस्तों में पैसे चुकाती हो। आखिरी बार उधार दे रहा हूँ, पर 1 किलो आटा से ज्यादा उधार नहीं दूंगा। राशन वाले की 4 बातें सुनकर लता अपनी बेटी के साथ घर आती है और अपने घर की ऐसी हालत देख पूजा को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर में लता आटे में नमक मिलाकर सादी रोटी अपने परिवार के साथ खाने लगती है। तभी मानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तो मुझे स्कूल में ड्रेस के पैसे मिलेंगे, मैं उन पैसों से इस बार ड्रेस ही लूंगी। हाँ बेटा, ले लेना। तुम स्कूल की ड्रेस और जो भी कॉपी किताब की कमी है वो भी ले लेना। हम तुम दोनों के पैसे नहीं लेंगे, तुम अपने पैसों को संभाल के रखना। नहीं माँ, मुझे नए स्कूल ड्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले ही साल नया ड्रेस बनवाया था। वो अभी 1-2 साल और चल जाएगा। मुझे जो कल स्कूल से पैसे मिलेंगे, आप उन पैसों से राशन वाले का कर्ज चुकाना और थोड़ा सा राशन ले आना ना। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हारे पैसे हैं, हम बेटियों के पैसे नहीं ले सकते हैं। पापा कब तक बेटियों के पैसे नहीं लेंगे? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी कमाई की पहली सैलरी से आप लोगों के लिए महीने भर का राशन भरवाऊंगी सबसे पहले। पूजा की बातें सुनकर विनोद को और लता को बहुत अच्छा लगता है। जहां एक तरफ पूजा अपने गरीब परिवार को हर चीज के लिए मेहनत करता देख रही थी, तो वहीं अमीर मधु छोटी छोटी चीजों की जिद करती है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर महीने में 2 दिन स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे बाहर ले चलो, मुझे घूमना है, मतलब घूमना है। पापा ने वादा किया था। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। जरा अपनी पड़ोसन पूजा को देखो, वो कितनी समझदार है। मान जाइए ना, एक ही तो बेटी है हमारी। अच्छा ठीक है, हम चल लेंगे। जहां एक तरफ समझदार पूजा अपने गरीब माता पिता की परिस्थितियों को समझती है, तो वहीं अमीर मधु बस जिद करती है और देखते ही देखते दोनों अमीर गरीब पिता की बेटियां बड़ी हो जाती हैं। माँ, मेरा एडमिशन हो गया है कॉलेज में और मेरे कॉलेज का आधा खर्च सरकार उठा रही है और बाकी का मैं खुद देख लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ बहन, सच में बहुत अच्छी बात है। बेचारे गरीब लोगों की किस्मत में कहाँ कॉलेज लिखा रहता है। चलो, कोई तो कॉलेज पढ़ सकेगा। माँ, इसमें कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, पर ये पढ़ नहीं पाएगी। ये आधे पैसे का भी जुगाड़ कहाँ से करेगी? सरकार तो बस आधे पैसे दे रही है, पूरे थोड़ी ना। मधु अपनी माँ के साथ गरीब पूजा और लता का मजाक बनाकर अपने घर में चली जाती है। अब जब पूजा अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चारपाई टूट चुकी है। घर में पैसे नहीं और चारपाई को भी अभी टूटना था। मानवी बेटा, तू एक काम कर, तू इस चारपाई को खड़ा करके साइड में रख दे। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, हम सब नीचे जमीन पर ही सोएंगे। अपनी गरीबी और घर की लाचारी को देख पूजा बाहर नौकरी की तलाश में जाती है और काफी धक्के खाने के बाद उसे कॉलेज के ही एक छोटी सी कैंटीन में जॉब मिलती है, जहां वो कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करती है। समय यूं ही बीतता है और अब पूजा कॉलेज के साथ साथ एक छोटी सी जगह पार्ट टाइम जॉब भी करती है। ऐसी जब उसकी पहली सैलरी घर आती है तो पूजा उन पैसों से अपने लिए कुछ न लेकर सबसे पहले उन पैसों से घर के लिए दाल, चावल, आटा, चीनी ले आती है और चारपाई ठीक करने वाले मजदूर को बुलाती है। बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? तू अपनी पहली सैलरी से अपने कॉलेज की फीस भर लेती, अपने ऊपर खर्च कर लेती। मधु को देख, वो कितनी अच्छी कॉलेज बनकर जाती है। कोई बात नहीं माँ, दीदी को अपने पैसों से राशन लाना है तो उन्हें लाने दो। मैं तो जब कमाऊंगी तो अपने ऊपर ही उड़ाऊंगी। माँ, मधु बहुत अमीर है, उनके माँ बाप के पास पैसा है इसलिए वो उड़ा पाती है, पर मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कैसे मेरे माता पिता हर एक चीज के लिए मेहनत करते हैं। भैया, ये चारपाई कब तक ठीक हो जाएगी? बस 2 घंटे और लगेंगे। इस तरह पूजा अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पार्ट टाइम जॉब से मिले पैसों से घर की छोटी छोटी जरूरत को पूरा करती है, तो वहीं मधु अपने घर वालों से पैसे लेकर पैसे उड़ाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे पूजा, आज भी तो कॉलेज से कितनी जल्दी में निकल रही हो? आज तो कैंटीन की छुट्टी होगी ना? कैंटीन की छुट्टी कब से होने लगी? हमेशा कैंटीन खुली रहती है। अच्छा, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है।
यार पूजा, तू हमेशा कॉलेज से सीधा जॉब करने के लिए भाग जाती है। एक दिन छुट्टी कर लेगी तो क्या हो जाएगा। चल आज अर्पिता का जन्मदिन है, हम सब पार्टी करने चल रहे हैं। अरे तुम सब पागल हो क्या? किस गरीब से बोल रही हो? जो पैसे बचाने के लिए कभी कॉलेज में कुछ खाती नहीं है, वो तुम्हारे साथ भला पार्टी करने क्या जाएगी? मधु खड़ी होकर पूजा की गरीबी का मजाक बनाने लगती है, पर पूजा उससे बिना बहस किए जल्दी से कैंटीन में जाती है और वहां जाकर काम करने लगती है। कुछ देर में मधु अपनी कुछ अमीर सहेलियों के साथ वहां आती है और मधु को काम करता देख उसे खाने का ऑर्डर करती है। और अब जब पूजा खाना लेकर उसके टेबल पर जाती है तो जानबूझकर उसके ऊपर वो गिरा देती है। उप्स, सॉरी, गलती से गिर गई। कोई बात नहीं मधु, आज तुम्हें मेरी गरीबी का जितना मजाक बनाना है बना लो। देखना एक दिन तुम जिस अनाज को मेरे ऊपर गिराकर बर्बाद कर रही हो, उस अनाज के लिए तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आओगी। पूजा बड़े ही प्यार से मधु को सुनाकर अपने काम पर लग जाती है और मधु गुस्से में वहां से घर आती है और अपने पापा से काम करने की बात करती है। जिसके बाद अशोक अपने कुछ दोस्तों से बात करके अपनी बेटी को एक अच्छी जगह नौकरी लगवा देता है। क्योंकि अशोक की जान पहचान कॉलेज के प्रिंसिपल से थी, इसलिए मधु के कॉलेज न जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह समय गुजरता है और बहुत जल्द कॉलेज में बच्चों के लिए प्लेसमेंट आने लगती है। ऐसे ही एक रात, दीदी ये तुम क्या करती रहती हो? क्यों कैलेंडर खराब कर रही हो? तो नहीं समझेगी, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगी और अपनी पहली सैलरी से ना सिर्फ तुम लोगों को शॉपिंग करवाऊंगी बल्कि घर में पहली बार महीने भर का राशन भी आएगा। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, जो मुझे इतनी समझदार बेटी मिली है। इस तरह पूजा बड़ी बड़ी कंपनियों से आ रहे प्लेसमेंट में इंटरव्यू देती है और बहुत जल्द उसकी जॉब एक एमएनसी कंपनी में लग जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, माँ ये देखो मेरी पहली सैलरी आ गई है, पूरे 50,000 रुपए। आज आप मेरे साथ चलिए, हम रिक्शे में भरकर महीने भर का राशन लेंगे। और मैंने सोच लिया कि मैं पापा के लिए और मानवी के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। घर में इस्त्री भी नहीं है, एक इस्त्री भी लानी है और फ्रिज की भी तो कमी है। इतना बोलकर पूजा अपने पूरे परिवार के साथ बाहर जाती है और राशन की दुकान से पहले महीने भर का राशन ले लेती है। माँ जो जो राशन लेना था वो सब तो ले लिया, अब चलो कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। और मैंने ऑनलाइन फ्रिज ऑर्डर कर दिया है, किस्तों पर 2 दिन में घर में फ्रिज भी आ जाएगा। घर वालों के साथ शॉपिंग करके पूजा सारा राशन रिक्शा में रखकर घर लाती है। तो वहीं मधु भी शॉपिंग करके घर आती है, जहां अशोक मधु से कुछ पैसे मांगता है। मधु बेटा, तुम पिछले 6 महीने से काम कर रही हो, एक बार भी हमने तुमसे तुम्हारी सैलरी नहीं मांगी। एक बार तुम्हारी माँ ने बोला घूमने के लिए तो तुमने उसे मना कर दिया। आखिर तुमने सारे पैसे का क्या किया? इस वक्त मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा काम नहीं चल रहा, घर कैसे चलेगा? घर में राशन भी नहीं है। नहीं मांगे तो अब क्यों मांग रहे हो? और राशन क्यों नहीं है घर में? पहले बताते तो मैं अपनी शॉपिंग ना करके राशन ले आती। देख रही हो सीता, तुम्हारी बेटी कैसे मुंह चला रही है। सारी गलती हमारी है, हमने इसे पैसे उड़ाने सिखाए, बचाने नहीं। अरे कुछ सीखो उस गरीब पूजा से। देखो बाहर अपनी पहली सैलरी से राशन लाई है, जो उसके परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज है, और तुम्हें देखो। अपने पिता की बात सुनकर मधु घर के बाहर आती है, जहां वो देखती है कि पूजा एक एक करके रिक्शे से राशन उतरवा रही है। भैया आराम से, चीनी की पन्नी बहुत हल्की है। माँ आप दाल लेकर अंदर चलो, मैं एक एक करके सारा राशन उतरवा रही हूँ। पापा सारे कपड़ों की पॉलीथिन मुझे दे दीजिए, ये सारा सामान मैं घर में लेकर चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी आटे का कट्टा लेकर अंदर आता हूँ। इस तरह पूजा अपने पूरे परिवार के साथ महीने भर का राशन लेकर घर में आती है, जिसके बाद गरीब विनोद के सिर से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम होती है। और इसी तरह पूजा अब काम करके अच्छे से अपना घर चलाती है, जहां वो अपने माता पिता की सारी जरूरत को पूरा करती है। तू क्यों अरेंज मैरिज कर रही है? मेरी तरह लव मैरिज क्यों नहीं कर लेती? शादी के बाद तू कैसे घर संभालेगी? तू किसी को नहीं जानती होगी, वहाँ कोई तेरा साथ नहीं देगा। मुझे देख, मैं लव मैरिज कर रही हूँ। हाँ मेरी सास थोड़ी मुझसे नाराज है, पर मेरा साथ देने के लिए मेरा पति तो है। ईशा, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, रिश्ता तय हो चुका है, अब तो मैं उसी से शादी करूंगी। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझ कर ही वो रिश्ता तय किया होगा। इतना बोलकर दोनों दोस्त सब्जी लेकर घर जाते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी एक ही मोहल्ले में हो जाती है। क्योंकि ईशा का ससुराल अमीर था, इसलिए उसका 2 मंजिल का मकान था, तो वहीं गरीब काव्या का छोटा सा घर था, जिसमें एक कमरा और उसी में छोटा सा किचन था। शादी के बाद दोनों ही सहेलियों के एक साथ पहली रसोई होती है। माँ जी, आज मैंने पहली रसोई में दाल मखनी, नान, कढ़ाई और पनीर बनाया है। इतने आइटम बना लिए तो एक खीर भी बना लेती। माँ बाप ने सिखाया नहीं कि पहली रसोई में मीठा बनाना जरूरी होता है। माँ आप तो बेकार ही नाराज हो गई। आपको तो शुगर है, आप तो वैसे भी मीठी चीज खा ही नहीं पाती, इसलिए मैंने ही ईशा को मना किया था कि मीठे में कुछ नहीं बनाए। और आपने भी तो उसे कुछ नहीं बताया था। अगर आप उसे कुछ बता देती तो वो शुगर फ्री आपके लिए खीर बना देती। क्यों ईशा?
ईशा की तरफ से सूरज को बोलता देख आशा मुंह बना लेती है और अपनी बहू के हाथ में शगुन के तौर पर सोने का हार पकड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख ईशा बहुत खुश होती है और वो हार दिखाने के लिए एक थाल में थोड़ा सा खाना निकालकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गरीब दोस्त काव्या के घर जाती है, जहां पूरा गरीब परिवार नीचे चटाई बिछाकर खाना खा रहा था और पूजा खाने के पतीले लिए बैठी थी। बहू, खाना तो तुमने सच में बहुत अच्छा बनाया है। ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए, तुम्हारी पहली रसोई का इनाम। और मेरी तरफ से 151 रुपए। माफ करना, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। बेटा, तुम तो हमारी बहू की दोस्त हो ना, तुम दोनों की शादी तो एक साथ ही हुई थी। आओ बैठो, तुम दोनों बातें करो, हमारा खाना बस हो गया, हम वैसे भी बाहर ही जा रहे हैं। ईशा को देख पूरा परिवार खाना खत्म करके बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त बैठकर बातें करती हैं। देख, आज मैंने खाने में क्या क्या बनाया, सोचा थोड़ा सा तुझे भी दे दूं। और ये हार देख रही है मेरे गले में, ये मेरी सास ने मुझे मेरी पहली रसोई में दिया है। अच्छा लग रहा है ना, इसीलिए कह रही थी मैं तुझे कि तू भी लव मैरिज कर ले। पता है तुझे, आज मेरी सास थोड़ी सी मुझ पर नाराज हुई तो सूरज ने मेरा साथ दिया। देखना, तू इसी तरह धीरे धीरे सूरज का साथ पाकर मैं अपनी सास की नाराजगी भी खत्म कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ईशा कि सूरज तेरे साथ है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। भला पहली रसोई में नई बहू को 100 रुपए कौन देता है? और तेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है ईशा, उनसे जितना हो सका उन्होंने मुझे दिया, मैं खुश हूँ। इस तरह ईशा काव्या से मिलकर अपने घर वापस आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन सूरज डायमंड की रिंग ईशा को एज अ वेडिंग गिफ्ट देता है। कैसी लगी ये डायमंड रिंग? ये तो बहुत प्यारी है, मैं अभी अपनी दोस्त को दिखाकर आती हूँ। अपनी वेडिंग गिफ्ट देखकर ईशा बहुत खुश होती है और एक बार फिर अपनी दोस्त को जलाने के लिए सीढ़ियों से उतरकर नीचे अपनी गरीब दोस्त के घर जाती है। जानती है, ये डायमंड रिंग, ये वेडिंग गिफ्ट है, सूरज ने दिया है मुझे। तेरे पति ने क्या दिया, दिखा मुझे। उन्होंने तो सिर्फ मुझे ये चांदी की बिछिया दी है और मुझे उनका ये तोहफा भी बहुत पसंद आया। सच में काव्या, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए कहती थी लव मैरिज कर। पति साथ रहेगा तो सब मिलेगा। देख मैं कितनी खुश हूँ, शादी के बाद सूरज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ईशा, ऐसा नहीं है, दिवाकर भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम हो रही है, मेरी सास को 7 बजे से पहले खाना खाना होता है। इतना बोलकर ईशा अपने घर जाती है और 7 बजे से पहले खाना बनाकर अपनी सास को देती है। पर फिर भी आशा खुश नहीं होती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अपनी सास को खुश करने के लिए ईशा अपनी सास के लिए बड़ी मुश्किलों से छत पर चूल्हे की रोटी और उड़द की दाल बनाती है, पर उससे वो खाना नहीं बन पाता और आशा मौके का फायदा उठाकर सूरज के कान भरने लगती है। देख ले बेटा, तू तो बड़ा कहता था कि तेरे होने वाली बीवी ऐसी है वैसी है, पर देखा, आज तक वो मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं खिला सकी। इतने दिनों बाद चूल्हे की भी रोटी बनाई, वो भी जला दी। अब क्या मैं इसके हाथ का ये जला कटा खाना खाऊं? माँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, इसीलिए थोड़ी जल गई। सूरज, माँ जी को बताओ ना कि मुझे इतना सब कुछ बनाना नहीं आता, धीरे धीरे मैं सब बनाना सीख जाऊंगी। ईशा, मैं हर वक्त माँ को तो नहीं समझा सकता, कुछ चीज तुम्हें भी समझनी होगी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? मुझे और भी काम होते हैं। सूरज ऑफिस और घर दोनों से परेशान होकर ईशा को डांट कर चला जाता है। सूरज की ऐसी बातें सुनकर ईशा रोने लगती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे ईशा और सूरज के बीच में दरारें आने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, देख ली मैंने तेरी पसंद की लड़की, ना समय पर खाना देती है ना ही दवाई देती है। सुबह के 9 बज गए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। अगर मेरी पसंद की लड़की आई होती तो पूरा घर संभाल चुकी होती अब तक। अपनी माँ की बातें सुनकर सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कमरे में जाकर गुस्से में ईशा के ऊपर चिल्लाने लगता है। सूरज की आवाज सुनकर ईशा उठकर बैठी है। अगर आंखें खुल गई हैं तो एक बार समय भी देख लो। सही कहती थी माँ, गलती करी मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके। मुझे तुमसे नहीं, माँ की पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। अगर आज माँ की पसंद की लड़की इस घर में आई होती तो मुझे हर टाइम घर में चिक चिक नहीं सुनने को मिलती। ऊपर से तुम्हारा मैं कितना ही साथ क्यों ना दे दूं, पर तुम लापरवाह की लापरवाही रहोगी। सूरज, तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे। मैं हर दिन माँ जी को मनाने की कोशिश करती हूँ, पर उनकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। और रही आज लेट उठने की बात, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें रात में भी बताया था, पर तुमने एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत का नहीं पूछा और यहाँ पर आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो। इस तरह ईशा और सूरज के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और ये देखे आशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है। अब दोनों दोस्त 7 महीने की गर्भवती होती हैं। ऐसे ही एक दिन जब सूरज हॉल में बैठकर अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा होता है तो ईशा आती है। सूरज, आज तुम घर में हो तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, आज मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। घर में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तरह खाली बैठा रहता हूँ। दवाई तो लेने जानी है। माँ के साथ चली जाओ या अकेली चली जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
अरे बेटा मुझे मत बोल इसके साथ कहीं जाने को, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते और मैं तो खुद बीमार हूँ। सूरज और अपनी सास की बातें सुनकर ईशा अपनी रिपोर्ट लेकर खुद आराम आराम से सीढ़ियां उतरती है और बाहर आती है तो लड़खड़ा जाती है और ये सब घर के बाहर खड़ी काव्या की नंद देख लेती है और वो जल्दी से जाकर ईशा का हाथ पकड़ लेती है और घर के बाहर खड़ी काव्या और शांति ईशा से कहती हैं, बेटा तुम्हारा 7वां महीना लग चुका और तुम अकेली हॉस्पिटल जा रही हो। हाँ वो माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो और सूरज जी थोड़ा ऑफिस का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं काव्या, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। चलो आज हम दोनों दोस्त एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे भी हम दोनों का हॉस्पिटल पास में ही है। शीतल तुम भी हमारे साथ चलो। माँ जी ईशा के साथ डॉक्टर के पास चली जाएंगी, तुम मेरे साथ रहना। अब ईशा काव्या और उसकी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है और शाम को घर आती है और सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर जाती है तो फैला घर देख सूरज से शिकायत करती है, सूरज आई एम प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है और तुम हो जो पूरा घर फैला देते हो। देख ले बेटा अपनी पसंद की शादी का नतीजा, कैसे तुझ पर चिल्ला रही है। ये सब सुन सूरज को गुस्सा आता है और वो ईशा को थप्पड़ मार देता है। हाँ मैंने घर फैलाया है और अगर मैंने फैलाया है तो इसे तुम ही ठीक करोगी क्योंकि यही तुम्हारा काम है, समझी। सूरज ईशा पर पहली बार हाथ उठाकर अपनी मां के साथ बाहर चला जाता है। बेचारी ईशा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर रोने लगती है और उसकी नजर अपनी गरीब दोस्त पर पड़ती है जहां सभी रिपोर्ट देखकर काफी खुश होते हैं। चलो सब कुछ ठीक है बहू, तुम बस आराम करना। भाभी अब बस आप आराम करना, मैंने पापा ने भैया ने और माँ ने हमारे काम बांट लिए हैं। मेरी गरीब दोस्त कितनी खुश है, उसका फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह ईशा अब काफी डिप्रेशन में रहने लगती है। अब उससे कोई काम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब ईशा रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे उल्टी होने लगती है और उसकी उल्टियां आशा साफ करते हुए अपने बेटे को भड़काती है। देख रहा है बेटा, घर में बहू आती है तो सास का ख्याल रखती है, पर मुझे तेरी बीवी की उल्टियां साफ करनी पड़ रही हैं। माँ जी आप मेरे पति के कान क्यों भर रही हैं? आप जानती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हालत में अगर आप लोग मेरा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ईशा की बात सुनकर सूरज को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर ईशा को मारता है। मेरी माँ से तुम जुबान चला रही हो? शादी से पहले तो तुमने बड़े वादे किए थे मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखोगी और अब मेरे ही सामने मेरी माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। उस दिन अपने पति का एक और थप्पड़ खाकर ईशा रोती हुई सीढ़ियां उतर कर अपनी दोस्त के घर जाती है जहां वो देखती है कि काव्या बेड पर लेटी आराम कर रही है। उसकी नंद उसके पैर दबा रही है, सास बच्चे के लिए कपड़े सिल रही है तो वहीं ससुर और पति खाना बना रहे हैं। अरे बेटी तुम आओ बैठो, तुम भी गर्भवती हो, आराम कर लो। मैंने काव्या के लिए पोषक हरी सब्जियां बनाई हैं, साथ में सूप भी है। बस रोटी बन गई, तुम दोनों सहेलियां आराम से खाना। अरे बेटा जल्दी रोटी बेलना, ये सिक गई। ईशा कुछ कह पाती इससे पहले ही उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देख शीतल भागती हुई ईशा के घर जाती है और दरवाजा पीटती है, पर आशा के घर का दरवाजा खुद खोलती है और ना सूरज को खोलने देती है। गुस्से में घर से गई थी ना, अब बाहर ही रहने दे उसे कुछ देर। दरवाजा न खोलने पर शीतल अपने घर जाती है और विनोद अपनी फैमिली के साथ ईशा को अस्पताल ले जाता है, पर डॉक्टर ईशा के बच्चे को नहीं बचा पाता और कुछ देर बाद जब सूरज और आशा को इस बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए अस्पताल आते हैं और ईशा से माफी मांगते हैं। अब क्यों माफी मांग रहे हैं आप? मैंने अपना बच्चा आप दोनों की वजह से खोया है। आप दोनों ने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझ पर हाथ उठाया। आप लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और आज मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर आज मेरी गरीब दोस्त और उसका ससुराल ना होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। इसलिए अब मुझे आप लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। बहुत जल्द आपके घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ईशा आज तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है और हम तेरे साथ हैं। उस दिन काव्या अपनी दोस्त का पूरा साथ देती है और बहुत जल्द काव्या अपने पति से तलाक लेकर अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करती है।